हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्राउंडनट क्रॉप के बारे में। मींस अब हम जो है पढ़ने वाले हैं ऑयल सीड क्रॉप। जो हमारी सीरियल क्रॉप है और पल्सेस क्रॉप्स थी वो सारी हमने कंप्लीट कर ली। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑयल सीड क्रॉप। ऑयल सीड क्रॉप क्या होती है हमने पहले डिस्कस किया था। जिसको हम ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए, ऑयल पर्पज के लिए ग्रो करते हैं वो ऑयल सीड क्रॉप होती है। जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि ऑयल सीड क्रॉप में खरीफ में कौन कौन सी थी, रबी में कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, ग्राउंडनट क्रॉप की। ठीक है, मूंगफली की सबसे पहले बात करेंगे। और इसे ग्राउंडनट को, मूंगफली को क्या कहा जाता है, वेजिटेबल ऑयल का किंग कहा जाता है, राजा कहा जाता है किसका, वेजिटेबल ऑयल का। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। कई बुकों में मस्टर्ड को किंग बोला गया है, लेकिन एक्चुअल में जो है किंग ऑफ वेजिटेबल ऑयल या किंग ऑफ ऑयल सीड किसे बोला जाता है, ग्राउंडनट को ही बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 46% या 45 to 46% क्या होता है, ऑयल होता है, 26% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो इसकी सारी चीजें हम यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इसके बॉटनिकल नेम की। फर्स्ट पॉइंट जो बात करेंगे क्या, कि इसका बॉटनिकल नेम या वानस्पतिक नेम क्या है। तो इसका बॉटनिकल और वानस्पतिक नेम क्या है, तो वो है एरेकिस हाइपोजिया। क्या है, एरेकिस हाइपोजिया। ठीक है, एरेकिस हाइपोजिया, एरेकिस हाइपोजिया जो है इसका बॉटनिकल नेम है। ठीक है, एरेकिस हाइपोजिया इसका बॉटनिकल नेम है। इसकी जो फैमिली है, फैमिली कौन सी होगी, फैमिली क्या होगी, देखो मैंने पहले भी बताया था कि जो पल्सेस क्रॉप है वो लेग्यूम क्रॉप है, ऐसा नहीं है। पल्सेस जो होती है वो पार्ट ऑफ लेग्यूम क्रॉप है, मतलब जो लेग्यूम होता है लेग्यूम का ही पार्ट होता है पल्सेस। तो क्यों? क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। लेकिन ग्राउंडनट भी क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। इसकी जड़ों में भी क्या होती है, गांठें होती है। तो ये भी क्या होगी, लेग्यूमिनस होगी। लेकिन ये क्या पल्सेस है, नहीं है, ये ऑयल सीड क्रॉप है। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ पल्सेस ही लेग्यूमिनेसी क्रॉप हो। पल्सेस के अलावा भी बहुत सारी ऐसी क्रॉप है जो लेग्यूमिनेसी के अंदर आती है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। ठीक है, तो इसकी फैमिली की बात करते हैं। तो इसकी फैमिली क्या होगी बच्चों, इसकी जो फैमिली है या इसका जो परिवार है क्या है, वो है लेग्यूमिनेसी। ठीक है, इसका भी क्या होगा, लेग्यूमिनेसी होगा। ठीक है, लेग्यूमिनेसी होगी इसकी भी फैमिली। बात करते हैं इसके क्रोमोसोम नंबर की, कि इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जब भी बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इससे क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, तो इसके क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n = 40। ठीक है, कितने होते हैं, 2n = 40 इसके क्रोमोसोम नंबर होते हैं। और इसके अगर ओरिजिन की बात करें, इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें, तो कहाँ पर है इसका ओरिजिन या इसका उत्पत्ति स्थान। ओरिजिन या उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, तो याद रखना इसका उत्पत्ति स्थान ब्राजील में है। कहाँ पर है, ब्राजील। ब्राजील में जो है इसका उत्पत्ति स्थान है। क्लियर है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पढ़ना है ग्राउंडनट के अंदर, कि बॉटनिकल नेम क्या होता है, फैमिली क्या होती है, क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन क्या होता है, किस टाइप का ये प्लांट है। ठीक है, किस टाइप का ये प्लांट है, ये भी आपको पढ़ना है कि किस टाइप का प्लांट है। हमने सारी क्रॉप में डिस्कस किया है कि ये जो है इसका प्लांट टाइप क्या है। ठीक है, किस टाइप का ये प्लांट है, इसका प्लांट टाइप क्या है, किस प्रकार का ये पौधा है। तो ये क्या है, किस टाइप का पौधा है, ये C3 और शॉर्ट डे प्लांट है। C3 शॉर्ट डे प्लांट है। मैंने पहले ही बताया था कि जितनी भी खरीफ क्रॉप है सारी की सारी शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है, मतलब लघु प्रकाश अवधि वाले पौधे हैं। लघु प्रकाश अवधि वाले पौधे मतलब जिनको दिन का तापमान 12 घंटे से कम चाहिए, 12 से 14 घंटे से कम चाहिए। तो जितनी भी खरीफ क्रॉप है सारी की सारी क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है। और जितनी भी रबी क्रॉप है वो सारी की सारी क्या है, लॉन्ग डे प्लांट है। तो एक साथ आप याद कर सकते हो, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, लघु अवधि पौधे। ठीक है, लघु दिवस वाले पौधे, या लघु दिवस बोल सकते हो क्या, लघु दिवस पौधे, लघु प्रकाश दिवस, जिनको कम सूर्य के प्रकाश, मतलब दिन में कम तापमान की या कम लाइट की आवश्यकता होती है। प्लांट टाइप इसका क्या हो गया, C3। क्लियर है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम, इसमें प्रोटीन परसेंटेज कितना पाया जाता है। प्रोटीन और ऑयल की बात करते हैं तो इसमें जो है प्रोटीन कंटेंट कितना होता है,
और ऑयल प्रतिशत कितना होता है, ऑयल परसेंट एंड प्रोटीन परसेंटेज इसमें कितना पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रोटीन जो है 26% होता है और ऑयल जो है 45% पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है और इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, इसी वजह से इसको बोला जाता है क्या, किंग ऑफ ऑयल सीड, किंग ऑफ ऑयल सीड बोला जाता है, या तिलहन का राजा, तिलहन का राजा कहा जाता है, या तेलों का राजा कहा जाता है। किसको, ग्राउंडनट को। रानी किसको बोलते हैं, तिल को। सीसम को कहा जाती है क्वीन, क्वीन रानी किसको बोलते हैं, सीसम को। ठीक है, क्योंकि उसमें 46 to 52% तक ऑयल पाया जाता है और उसका ऑयल जो होता है वो किसका, जो सीसम का ऑयल जो होता है वो क्या काम करता है, वो हार्ट पेशेंट के लिए अच्छा होता है, वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। ठीक है, और क्या बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पर, सारी जितनी बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की है। क्लियर है, प्रोटीन की इसका डिस्कस किया हमने, किस टाइप का प्लांट है, C3 टाइप सी है ना, सारी चीज़ हमने डिस्कस की, बेसिक इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसके क्लासिफिकेशन की। दो प्रकार का क्लासिफिकेशन इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, दो प्रकार का क्लासिफिकेशन इसमें आपको देखने को मिलेगा। वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो दो प्रकार का क्लासिफिकेशन, दो प्रकार का क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला क्लासिफिकेशन जो है वो है बंची टाइप। क्या होगा, बंची टाइप होता है। क्या होगा, बंची टाइप। बंची टाइप का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, बंची टाइप का मतलब होता है जो सीधे इरेक्ट, मतलब जो पौधा सीधे बढ़े। ठीक है, सीधे बढ़ने वाला पौधा। दूसरा होता है स्प्रेडिंग टाइप। स्प्रेडिंग टाइप मतलब फैलने वाला। ठीक है, जो ऐसा तो बढ़ेगा, साथ में इस तरीके से फैलेगा। क्लियर है, स्प्रेडिंग टाइप, या इसी को बोलते हैं ट्रेलिंग टाइप। क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं ट्रेलिंग टाइप। स्प्रेडिंग टाइप या ट्रेलिंग टाइप, फैलने वाला। और बंची टाइप मतलब सीधा बढ़ने वाला। ये सीधा बढ़ेगा और ये क्या करेगा, ये फैलेगा। ठीक है, ये फैलने वाला है। ठीक है, ये फैलेगा और ये बंची टाइप वाला सीधा बढ़ेगा। ये दो प्रकार का क्लासिफिकेशन, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसी को पूरी तरीके से हमें अच्छे से डिस्कस करना है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं बंची टाइप, तो इसका बॉटनिकल नेम क्या हो जाएगा, तो इसका बॉटनिकल नेम हो जाएगा अरेकिस हाइपोजिया, क्या हो जाएगा, वैरायटी फेस्टिजियाटा। क्या हो जाएगा, फेस्टिजियाटा, ये याद रखना, फेस्टिजियाटा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, एरेकिस हाइपोजिया, वैरायटी हो जाएगा प्रोक्यूम्बेंस। प्रोक्यूम्बेंस क्या हो जाएगा, प्रोक्यूम्बेंस। ठीक है, ये प्रोक्यूम्बेंस है और ये फेस्टिजियाटा। क्या हो जाएगा, ये फेस्टिजियाटा और ये प्रोक्यूम्बेंस है। इन दोनों चीज़ों में हमें सारी चीज़ पढ़नी है। ये जो है सीधे बढ़ने वाला या बंची टाइप जो है, ये क्या होता है, ये नॉन डोरमेंट टाइप होता है, मतलब इसमें डोरमेंसी नहीं आती। क्या है ये, नॉन डोरमेंट टाइप, मतलब इसमें सुसुप्तावस्था नहीं आती। ठीक है, क्या नहीं आती, सुसुप्तावस्था नहीं आती। ठीक है, इसमें डोरमेंसी नहीं आती। और ये जो है कौन सा, ट्रेलिंग टाइप जो फैलने वाला है, इसमें डोरमेंसी आती है, मतलब ये डोरमेंट टाइप है। क्या है ये, डोरमेंट टाइप है, मतलब इसमें सुसुप्तावस्था, इसमें जो है सुसुप्तावस्था आती है। अब इसमें सुसुप्तावस्था आती है तो कितना टाइम, तो याद रखना, इसमें जो सुसुप्तावस्था आती है इसको लगभग 2 से लेके 2.5 मंथ तक रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसको 2 से 2.5 मंथ तक रेस्टिंग पीरियड में रखा जाता है। ठीक, मतलब सोइंग से पहले इसको 2 से 2.5 महीने स्टोर करके रखा जाता है, रेस्टिंग पीरियड में रखा जाता है, क्योंकि ये इसमें डोरमेंसी आती है। डोरमेंसी आती है तो इसको मतलब रेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। डोरमेंसी मीन्स ये आप अगर इसको ग्रो करने की करोगे तो ये ग्रो नहीं होगा, क्योंकि उस पीरियड, उस टाइम इसका क्या होता है, डोरमेंसी पीरियड चल रहा होता है। ठीक है, तो ये 2 से 2.5 महीने इसको क्या रहता है, ये डोरमेंट कंडीशन में रहता है। अब इसकी डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो डोरमेंसी को अगर ब्रेक करना है, इसकी डोरमेंसी को अगर ब्रेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसकी डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, 5 to 10 ppm नेप्थेलिक एसिटिक एसिड और इंडोल एसिटिक एसिड के अंदर इसको रखना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरा क्या कर सकते हैं, एक इथिलीन आता है,
इथिलीन क्लोरोहाइड्रीन एट द रेट ऑफ 0.7%। उसका आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दोनों को मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। ठीक, डोरमेंसी या सुसुप्तावस्था तोड़नी है तो इसके लिए हमें क्या करना है, इथिलीन क्लोरोहाइड्रीन को कितना, एट द रेट ऑफ 0.7% हम यूज़ कर सकते हैं इसकी डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए। किसकी, जो स्प्रेडिंग टाइप जो ग्राउंडनट है उसकी। और 5 to 10% नेप्थेलिक एसिटिक एसिड और जो इंडोल एसिटिक एसिड है उसमें हम रखकर भिगो कर रख सकते हैं इसको, जिससे क्या होता है इसकी डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी और इसको आप यूज़ कर सकते हैं सोइंग के लिए। मतलब इसका जो सीड कोड होता है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों। अब इन दोनों में क्या है और चीज़ें देखते हैं, दोनों को हम थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी जो सीड रेट होती है, किसकी, बंची टाइप की जो सीड रेट होती है, जो बीज दर होती है वो कितनी होती है। बंची टाइप वाले की जो बीज दर होती है उसकी बीज दर कितनी होगी है, ये सीधे बढ़ने वाला है, ऑब्वियसली बात है, फैलता नहीं है तो इसकी सीड रेट ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, है ना। तो 100 से 120 kg पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट होती है। और जो स्प्रेडिंग टाइप है, स्प्रेडिंग टाइप की सीड, अब ये फैलेगा तो जगह ज़्यादा घेरेगा, मतलब सीड रेट इसकी कम होगी। तो ये 80 से 100 kg पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट होती है। याद रखने का तरीका, जो बंची टाइप है सीधा बढ़ रहा है, जो प्लांट सीधा बढ़ रहा है मतलब उसकी स्पेसिंग कम होगी, मतलब उसमें सीड रेट ज़्यादा लगेगी। ये फैलने वाली है, फैलेगा मतलब जगह ज़्यादा घेरेगा, जगह ज़्यादा लेगा तो इसकी स्पेसिंग जो है, फसल अंतरण है वो दूर दूर होगा, तो इसमें सीड रेट कम रहेगी। बात करते हैं स्पेसिंग की। स्पेसिंग तो इसमें 30 गुणित 10 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखी जाती है, इसमें 45 × 15 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखी जाती है। अब सीधी सी स्पेसिंग ज़्यादा है तो सीड रेट कम होगी, स्पेसिंग कम है तो सीड रेट ज़्यादा होगी। प्लांट पॉपुलेशन की बात करें, कितना प्लांट पॉपुलेशन से यहाँ पे लगने वाला है इनमें, प्लांट पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर जो प्लांट पॉपुलेशन है, प्लांट पॉपुलेशन मीन्स पौध संख्या पर हेक्टेयर में कितनी यहाँ पर लगेगी, तो यहाँ लगती है 33 लाख पर हेक्टेयर, लगभग 3,33,000 प्लांट 1 हेक्टेयर में आ जाते हैं। और यहाँ पे देखो स्पेसिंग दूर है, सीड रेट कम है, तो 2,22,000 प्लांट पर हेक्टेयर यहाँ पर आते हैं। ठीक है, प्लांट पॉपुलेशन से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर स्पेसिंग दे देंगे आपको कि 45 गुणित 15 सेंटीमीटर जो है स्पेसिंग है, तो 1 हेक्टेयर में कितने जो है प्लांट आ सकते हैं, इस तरीके से न्यूमेरिकल फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि 2.22 लाख पर हेक्टेयर जो है स्प्रेडिंग टाइप में प्लांट पॉपुलेशन होती है, और 3.33 लाख पर हेक्टेयर जो है जो बंची टाइप है उसमें प्लांट पॉपुलेशन होती है। अब ये बेसिक चीज़ हमने पढ़ी। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे ग्राउंडनट का जो प्लांट होता है हमारा, ठीक है, ये ग्राउंडनट का जो प्लांट होता है, यहाँ पर क्या बनते हैं, इसमें फ्रूट यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रूट बनते हैं इसके। देखो इसके सीड को क्या कहा जाता है, पहली चीज़ समझना, इसका जो सीड होता है, बीज होता है, इसके बीज को कहते हैं केर्नल। ठीक है, क्या बोला जाता है, केर्नल बोला जाता है। ठीक, और इसका जो फ्रूट टाइप होता है, फल प्रकार होता है, फ्रूट टाइप जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोड कहते हैं या फली कहते हैं। ठीक है, फ्रूट टाइप या फल प्रकार जो उसका फल प्रकार जो है वो क्या है, पोड है। अब इसके जो फल है यहाँ पर लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैसे लगते हैं, लेकिन इसमें पोलिनेशन तो ऊपर होता है। पोलिनेशन कहाँ होता है, पोलिनेशन तो यहाँ पत्तियों में होता है ना। होता क्या है, यहाँ पर एक इसकी जो पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन के टाइम पे इसकी जो ओवरी होती है, ओवरी क्या हो जाती है, स्टॉक मतलब लाइक कैसा स्ट्रक्चर बनाती है, ये जो ओवरी स्टॉक हो जाती है वो लाइक कैसा स्ट्रक्चर बनाती है, वो स्ट्रक्चर बनाती है कैसा, गोनोफोर। याद रखना कैसा स्ट्रक्चर बनाती है, गोनोफोर। याद रखना गोनोफोर स्ट्रक्चर इसमें बनता है, मतलब इससे निकलते हैं पेग। ये गोनोफोर स्ट्रक्चर जो है क्या कहलाते हैं, पेग कहलाते हैं। पेग मतलब ये कहाँ आते हैं, जमीन में आते हैं। ये पेग इस तरीके से निकलते हैं, फ्लावर से पेग बनते हैं, इसको क्या कहते हैं, पेग बनते हैं। ठीक है, पेग बोलते हैं। ये पेग ही अंदर जाके क्या बनते हैं, पोड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनते हैं, पोड बनते हैं, फली का निर्माण करते हैं। तो क्या होता है, पोलिनेशंस के टाइम जो ओवरी होती है वो स्टॉक हो जाती है। स्टॉक मतलब क्या होता है, उसमें गोनोफर बन जाता है, गोनोफर लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। वो गोनोफर जो होते हैं सोइल के अंदर एज ए पेग मतलब कि ऐसे सीधा निकलता है, जमीन के अंदर आ जाते हैं, जमीन के अंदर धंसते हैं। इसीलिए जो है ग्राउंडनट में सोइल कौन सी चाहिए, इसलिए इसको चाहिए लाइट
टेक्सचर सॉइल, हल्की मृदा चाहिए। हल्की मृदा मतलब सैंडी सॉइल चाहिए इसको, लाइट हल्की मृदा चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पेग जो है अंदर कभी जा पाएंगे जब सॉइल क्या होगी, रफ होगी, लूज होगी, तभी ये पेग अंदर जा पाएंगे। अगर क्ले सॉइल है, कॉम्पैक्ट सॉइल है, तो वे पेग अंदर नहीं जा पाएंगे और जो प्रोडक्शन है में अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जो हल्की मृदा चाहिए, लाइट मृदा चाहिए, ताकि ये पेग आसानी से अंदर चले जाए और यहाँ पर फ्रूट का जो है अच्छा खासा फॉर्मेशन हो, प्रोडक्शन ज़्यादा मिले। तो जो ओवरी स्टॉक हो जाती है उसको गोनोफोर बोलते हैं और ये कहाँ जमीन के अंदर धंसते हैं, इसको पेग बोला जाता है। और इसी पेग से क्या निर्माण होता है, पोड का निर्माण होता है, मतलब इसके फल का या फ्रूट का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है, जिसको हम कर्नेल बोलते हैं, उसका निर्माण होता है। क्लियर है? अब क्या होता है, कई बार इसमें ये जो है कर्नेल नहीं बन पाते हैं। क्या होता है, कई बार ये होता है कि यहाँ पर क्या नहीं बन पाते हैं, ये जो है ये फ्रूट नहीं बन पाते हैं। क्यों? ये फ्रूट क्यों नहीं बन पाते हैं? अभी बात करते हैं पेगिंग कब होती है, ये ध्यान रखो। पहले तो ये देख लो कि ये जो पेगिंग है कब होती है, ये पेग अंदर कब जाएंगे, फ्रूट का निर्माण कब होगा, तो 55 डे आफ्टर सोइंग। सोइंग के 55 दिन के बाद क्या होती है, पेगिंग होती है, पेगिंग स्टेज आती है। पेगिंग स्टेज मतलब कि ये पेग बनना शुरू हो जाते हैं। पेगिंग स्टेज सोइंग के 55 दिन के बाद आती है और यही जो है पेगिंग स्टेज जो है ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है। ठीक है, ये जो है मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है। पेगिंग स्टेज जो है मोस्ट मतलब जो बोल सकते हैं मुख्य क्रांतिक अवस्था। मुख्य क्रांतिक अवस्था जो है इरिगेशन के लिए वो कौन सी है, यही है, पेगिंग है। क्यों? क्योंकि यहीं पे ये जो स्टेज होती है पेगिंग स्टेज होती है और इस समय इरिगेशन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो है क्रिटिकल स्टेज होती है। और क्रिटिकल स्टेज कौन कौन सी है, एक तो है फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के बाद आता है पेगिंग, ठीक है, पेगिंग के बाद आता है पोड फॉर्मेशन, पोड फॉर्मेशन। ये तीन जो है क्रिटिकल स्टेज है, लेकिन इसमें जो है ये हमारा पेगिंग जो है मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है। याद रखना, पेगिंग जो है वो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है। अगर पूछा जाए कि ग्राउंडनट में जो है मोस्ट क्रिटिकल स्टेज कौन सी है, अगर उस पर पानी नहीं दिया गया तो फसल खराब हो जाएगी। पेगिंग स्टेज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर ये फूल आने वाली अवस्था और ये पोड फॉर्मेशन। तीन स्टेज है क्रिटिकल, फूल आने वाली, पेगिंग पेग बनने वाली और फली बनने वाली। तो उसमें से जो पेग बनने वाली स्टेज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, फ्लावरिंग मतलब फूल वाली अवस्था, पेगिंग मतलब पेग बनने वाली अवस्था और पोड फॉर्मेशन मतलब फली बनने वाली अवस्था, दाने बनने वाली अवस्था। ठीक है, उसमें ज़रूरी है। अब होता क्या है, कई बार इसमें पोड जो नहीं है, जो कर्नेल है, इनका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिसको अपन बोलते हैं पोपिंग। क्या बोला जाता है, पोपिंग, पोपिंग बोलते थे। पोपिंग का मतलब क्या होता है, जो कर्नेल है, कर्नेल नहीं बनना। ठीक है, कर्नेल के अंदर सीड का निर्माण नहीं होता है। और ये पोपिंग किसकी कमी से होता है, तो कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से ये स्थिति बनती है। कैल्शियम की कमी से क्या होती है, पोपिंग होती है। अब इसकी कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए क्या करेंगे, कैल्शियम की कमी से पोपिंग तो हो रही है, अब इस कमी को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसकी कमी को दूर करने के लिए, ठीक है, कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए क्या करते हैं, हम जिप्सम देते हैं। क्या देंगे, जिप्सम। कितना, तो 250 kg पर हेक्टेयर। कब देंगे, तो फूल आने की अवस्था पर। ठीक है, जब फूल आते हैं, ठीक है, पिक फ्लावरिंग स्टेज पर, लगभग सोइंग के लगभग 30 से 35 दिन बाद, सोइंग के 30 से 35 दिन बाद जब फ्लावर आना शुरू होते हैं, तब हमें जिप्सम देना है, जिससे क्या हो, कैल्शियम की कमी पूरी हो जाए और पोपिंग जैसी कंडीशन ना हो। तो यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्राउंडनट के अंदर जो पोपिंग होती है वो किसकी कमी से होती है, तो कैल्शियम की कमी से होती है। क्लियर है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इसमें जो फर्टिलाइजर कौन से यूज़ करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, ये ऑयल सीड क्रॉप है, तो ऑयल सीड क्रॉप में कौन से फर्टिलाइजर यूज़ होते हैं, ऑयल सीड क्रॉप में ऐसे फर्टिलाइजर होते हैं जिसमें सल्फर कंटेंट अच्छा हो, क्योंकि अगर हमें ऑयल की जो कंटेंट है, ऑयल की मात्रा बढ़ाना है, तो सल्फर इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजर की बात करते हैं, फर्टिलाइजर जो है उर्वरक की बात करें तो यहाँ आ जाएगा अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अमोनियम, एक तो अमोनियम सल्फेट और दूसरा SSP, सिंगल सुपर फास्फेट। ये दो फर्टिलाइजर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अच्छा खासा नाइट्रोजन और फास्फोरस यहाँ से मिल जाएगा, इन दोनों से नाइट्रोजन और फास्फोरस अच्छा खासा इन दोनों से मिल जाएगा। ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट और जो SSP है, सिंगल सुपर फास्फेट, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, ग्राउंडनट के लिए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या,
इसमें जो है एक चीज़ की कमी हो जाती है, मतलब यहाँ पे कंटेमिनेशन होता है। कंटेमिनेशन क्या होता है ग्राउंडनट के अंदर? ग्राउंडनट के अंदर कंटेमिनेशन होता है, ठीक है। जो ग्राउंडनट है, मूंगफली है, इसमें कंटेमिनेशन हो जाता है। कंटेमिनेशन मतलब होता है संक्रमण या संक्रमित हो जाता है, मतलब फंगस की वजह से। किसकी वजह से होता है ये? फंगस की वजह से, मतलब कवक की वजह से। कवक के कारण एक क्या होता है? एक कंटेमिनेशन हो जाता है, जिसका नाम क्या है? एफ्लाटॉक्सिन। क्या बोलेंगे उसको? एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन हो जाता है। और ये किस फंगस की वजह से होता है? फंगस क्या है? फंगस का नाम क्या है? एस्परजिलस फ्लेवस। क्या है? एस्परजिलस फ्लेवस। एस्परजिलस फ्लेवस की वजह से ग्राउंडनट के अंदर क्या हो जाता है? एफ्लाटॉक्सिन एक जो है कंटेमिनेशन हो जाता है। याद रखना, ग्राउंडनट के अंदर क्या होता है? कंटेमिनेशन किसका? एफ्लाटॉक्सिन का, एस्परजिलस नाइजर की वजह से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि एफ्लाटॉक्सिन जो है किस फसल से रिलेटेड है? ग्राउंडनट से रिलेटेड है। किस फंगस की वजह से होता है? तो एस्परजिलस फ्लेवस की वजह से ये होता है। क्लियर? अब इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इसका उपाय क्या है? देखो, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? ग्राउंडनट को, मतलब इसको स्टोर करना चाहिए कितना? लेस देन 8% मॉइस्चर पर। कितना? लेस देन 8% मॉइस्चर पर। जब कितना हो? जब सीड की जो नमी हो 8% से कम हो, उस अवस्था में इसको भंडारित करना चाहिए, जिससे क्या हो? एफ्लाटॉक्सिन जैसा कंटेमिनेशन ना होगा। क्या होना चाहिए? ऑयल सीड, जितनी भी ऑयल सीड है सबको लेस देन 8% मॉइस्चर पर स्टोर करना चाहिए, ठीक है। लेस देन 8% जो है स्टोर करना चाहिए। तो याद रखना, स्टोरेज हमें क्या करना होगा? लेस देन 8% मॉइस्चर पर। नमी, जब नमी कितनी हो? 8% से कम हो, तब हमें इसको भंडारित करना, जिससे क्या हो? एफ्लाटॉक्सिन की समस्या नहीं आए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब बात करते हैं इसके अंदर डिजीज की, वैरायटी की बात कर लेते हैं। पहले तो वैरायटी वहाँ दोनों को समझ लेना। जो बंची टाइप है, बंची टाइप, ठीक है, सीधे बढ़ने वाली, उसमें जो वैरायटी है वो है ज्योति। एक ही याद रखना, वैरायटी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो स्प्रेडिंग टाइप है, फैलने वाली है स्प्रेडिंग टाइप, उसमें है चंद्रा। क्या है? चंद्रा। ये दो वैरायटीज आपको याद रखना, स्प्रेडिंग बंची टाइप में ज्योति और स्प्रेडिंग टाइप में चंद्रा। बात करते हैं इसमें डिजीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज इसमें लगती है वो है टिक्का डिजीज, ठीक है। टिक्का डिजीज क्या लगता है? टिक्का रोग। टिक्का रोग को क्या बोलते हैं? अर्ली लीफ स्पॉट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? अर्ली लीफ स्पॉट भी बोला जाता है। अर्ली लीफ स्पॉट भी किसकी वजह से होता है? ये होता है सर्कोस्पोरा एरिचिडिकोला, ठीक है। सर्कोस्पोरा एरिचिडिकोला, ठीक है। सर्कोस्पोरा एरिचिडिकोला की वजह से होता है क्या? टिक्का डिजीज, ठीक है। एक इसका अर्ली स्पॉट है तो सीधी सी बात है लेट स्पॉट भी होगा। अर्ली स्पॉट है तो दूसरी डिजीज क्या होगी? लेट लीफ स्पॉट भी होगी, ठीक है। लेफ्ट लीफ स्पॉट भी होगी। तो ये किसकी वजह से होती है? याद रखना, ये होता है सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा। सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, ठीक है। सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा की वजह से होता है लेट लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट, लेट लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट। और इसमें इंसेक्ट की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेक्ट लगता है वो याद रख लेना, कौन सा? व्हाइट ग्रब। व्हाइट ग्रब जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, ठीक है। व्हाइट ग्रब मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। नाम क्या है इसका? होलोट्रिचिया कैसेंगुआ। होलोट्रिचिया कैसेंगुआ,
ठीक है, आपके नोट्स में हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। नाम हिंदी में बोलूँ तब भी वही है, इंग्लिश में बोलो भी तब भी वही है। होलोट्रिचिया कोसिंगुआ, इसका नाम है। वाइट ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। डिजीज आपको दो पढ़नी है, एक लेट लीफ स्पॉट जो परसों नाटा है। देखो लेट की बात मतलब परसों आएंगे, लेट आएंगे मतलब परसों आएंगे, तो परसों से याद रख सकते हो परसों नाटा। अर्ली वाला क्या होगा, रेचिडिकोला, जिसको टिक्का डिजीज भी बोलते हैं। क्लियर है? तो जितना भी इसमें ग्राउंडनट के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी सारी हमने डिस्कस की। ठीक है, अच्छे से आपको पढ़ना है सारी चीज़ें 1 by 1, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ हमें नहीं पढ़ना है। क्लियर है? इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।